मैं आप लोग के सामने यूट्यूब पर वीडियो लेकर आया हूँ जो मैथ के मॉडल पेपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ में कौन कौन सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, एक बटे में रूट 2 क्या है। कभी भी रूट में संख्या रहता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी होगा। कभी भी संख्या रूट में रहेगा तो जान जाइएगा अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर दूसरा का सवाल कह रहा है कि एक फिर दिया है 0.1, फिर 2 देकर फिर 2 को 1 हो गया, फिर 3 को 1 हो गया, फिर 4 को 1 हो गया। इसी तरह एक की संख्या बार बार अंतराल के बाद संख्या बढ़ रहा है, तो कभी भी संख्या जब बढ़ता है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। सेम टू सेम उसी प्रकार आपको तीसरा सवाल भी है। तीसरा सवाल जो है 2.13 दिया है, फिर डबल 1 दिया है, फिर आप लोग को क्या है 3 दिया है, फिर ट्रिपल 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 को 1 दिया है। मतलब एक की संख्या बढ़ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक का हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। आपको इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका भी ऑप्शन आपको क्या होगा, सी होगा। आपको क्या होगा, सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो 5वां सवाल में हम चौथा सवाल में चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसी संख्या को मानेंगे जो रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 49 के वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 7 बटे में 8 बाहर निकल जा रहा है, इसलिए आपको कहा है परिमेय संख्या यही हो जाएगा। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के जो रूट से बाहर ना निकले। देखिए, ये आप लोग को निकल जाएगा रूट से बाहर, क्योंकि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, 6 हो जाएगा, 6 का 36, ये केवल 9 हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल रहा है। ये 25 तो निकल जाएगा, 0.2 है तो माने 0.1 है तो बाटा में 10 चला जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, लेकिन रूट में जो बाटा में 10 आएगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए सी आपको ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा इसमें। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। आप लोगों को बहुपद की परिभाषा याद है, माने कि यक्ष पद के घात, चर पद के घात जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, माने 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2, 3, 4 ऐसे गिनती की संख्या होना चाहिए। और जब उसका घात आपको माइनस में दे देगा, चाहे उसका घात आप लोग को बटा में दे देगा, चाहे उसका घात रूट में कोई संख्या 1/2 दे देगा, चाहे रूट में देगा, वह आपको क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। देखिए, इसमें देख रहे हैं यक्ष, मान के चलिए कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर यक्ष लुप्त है। यक्ष संख्या का है, यहाँ पर है यक्ष संख्या, यक्ष संख्या के 0 लिख सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है। तो कहने के मुताबिक ये है, यहाँ पे y के पावर का कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे रूट जो है, जो यक्ष में है, यक्ष जो है रूट में है, दिया है यक्ष, तो इसका पावर हो जाएगा यक्ष के पावर 1/2, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है। देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे सवाल क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स अगर बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ए अल्फा और बीटा हो तो a + b के मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर प्लस दिया है हमको, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, बीच में प्लस होगा, तो बीच में अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होगा। आप लोग को सूत्र याद है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो ये शुरू वाला a के गुणांक कहलाता है, x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है। तो -2 है, प्लस b के मान भी दिया है, तो -2 और पहले से -1 है, तो कहने का अर्थ ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में क्या होगा 1, तो मतलब इसका केवल 2 हो जाएगा। आपको आंसर क्या होगा, सी। आपको आंसर क्या होगा, सी होगा। अब इसके बाद हम आगे सवाल में, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, 8वां सवाल में।
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में मूलों का योग क्या होगा। देखिए मूल का योग भी कह दिया, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा के हम बारे में बताए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए बताए हैं। क्या बताए? माइनस बी बटे में। जो ऊपर वाला सवाल है वही सवाल है, इसमें भी दिया है। तो -4 दिया है, 1 के मान कितना है? 1 हो गया। तो 4 बटे में 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो ऐसे ही सवाल आप लोग को परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जो थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट नहीं होने के कारण आपको नंबर भी कम आ सकता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को 9वां सवाल है, तो 9 सवाल थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 पर है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूल का गुणनफल के आप लोग सूत्र जानते हैं। मूलों का गुणनफल के मतलब अल्फा, मूलों का गुणनफल के मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे में ए। तो देखिए सी के मान कितना है यहाँ पर? ये सी के मान है। ये क्या है? सी के मान। ये आप लोग को बी के मान कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पर। देखिए 9 पर है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूल का गुणनफल के आप लोग सूत्र जानते हैं। मूलों का गुणनफल के मतलब अल्फा, मूलों का गुणनफल के मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे में ए। तो देखिए सी के मान कितना है यहाँ पर? ये सी के मान है। ये क्या है? सी के मान। ये आप लोग को बी के मान कहलाता है, ये कहलाता है ए के मान। तो देखिए कहने के सी का मान कितना है? 1 है। ए के मान कितना है? 4 है। तो 1 बटे में 4 ऑप्शन कौन दिया है आपको? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्न एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? जिसका एक घात होते हैं उसका ग्राफ खींचेगा, रैखिक होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया रैखिक बहुपद। क्या कहा जाएगा? रैखिक बहुपद। अब ध्यान से समझिएगा, 11 सवाल में हम लोग चलते हैं। जिस समीकरण का निकाय अद्वितीय हल हो तो एक दूसरे को क्या करेगा? विरोधी करेगा, क्योंकि एक दूसरे को काटेगा। जब एक दूसरे को काटेगा तो इसी को कहा जाता है विरोधी। क्या करता है? विरोधी करता है, इसलिए इसका क्या होगा? एक हल होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो वह समीकरण का निकाय क्या होगा? वह समीकरण जो होगा अविरोधी होगा। क्या है कि वह समीकरण एक दूसरे के समानांतर जाएगा, लेकिन विरोधी नहीं होगा। एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक दूसरे की समानांतर जाएगा। समानांतर यही जाएगा, समानांतर जाएगा तो अविरोधी होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटेगा नहीं। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यदि युगपत समीकरण का निकाय अनगिनत हल हो तो, यदि युगपत समीकरण का निकाय अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है? एक दूसरे के आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित। क्या है कि इसका ग्राफ खींचिएगा, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण आ जाएगा, तो एक दूसरे पर आश्रित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण का निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल उसको माना पर देखिए समीकरण का निकाय इतना दिया है, तो इसको देखिए कहने के मुताबिक ये है, इसका हल एक होगा, वही क्या कहलाता है? उसका अद्वितीय हल होता है। तो एक हल करने के लिए क्या करना होगा? ये दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद कब करेगा? जब a1 बटे में
A2 आप जब नॉट इक्वल B1 बटे में B2 इस कंडीशन में रहता है तब आपको ऑप्शन क्या होगा, ये कंडीशन में आपको ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। आपको ऑप्शन क्या होगा, बी। अब ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल को हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक समीकरण का निकाय दिया है, इतना दिया है और इसका अनगिनत हल है। अनगिनत हल उसी को होता है जो समीकरण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रित समीकरण जो होता है एक ही समीकरण पर दोनों आश्रित होते हैं। आश्रित हल तभी होगा, देखिए आश्रित हल तभी होगा जो एक समीकरण पर दो को आश्रित हो, तो तीनों का अनुपात आपस में बराबर होता है, उसी को आश्रित समीकरण कहा जाता है, उसका अनगिनत हल हो। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। चलिए हम द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में से क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि विवेचक के सूत्र क्या होता है। विवेचक बराबर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, क्या होगा 4ac। तो मान के चलिए यहाँ पे हम 4 रखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के मान कितना होगा, a के मान x का गुणक एक, c के मान दिया है b। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और देखिए माइनस का हो जाएगा 4b, तो 16 माइनस 4b आपको जो समीकरण दिया होगा वही आंसर होगा। देखिए आप लोग को ऑप्शन में ए में दिया है, आपको ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं 20 में। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका गुणनखंड है। अब देखिए हम आप ये गुणनखंड दिया है इसका, तो जब गुणनखंड दिया है तो पहले हम लोग ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर जो मान दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, माइनस 3 दिया है। 3 में और 2 में क्या करते हैं, ये 3 2 जो आएगा आपको ओपोजिट चिन्ह ले लीजिए और दोनों के बीच में गुणा करिए। देखिए जब बराबर से इधर जाएगा तो 2 आएगा, ये सुनिए कितना होगा, 2 होगा, 1 होगा 3, तो 2 और 3 के गुणा करेंगे तो 6 आएगा। आपको 6 क्या है, प्लस में आया, c बटे में आपको मिल रहा है। तो लेकिन बाकी संख्या का गुणा करने के बाद एक इसको गुणा करेंगे, इसको देखिए माइनस में आते हैं, आपको माइनस में नहीं, आपको ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस c बटे में। तो आपको c बटे में का मतलब एक ऑप्शन आपको हो जाएगा। अब आइए एपी में, आप लोग एपी के सूत्र जानते हैं। एपी बराबर एक tn के सूत्र होता है, tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोग जो करता है, इसमें बहुत भारी सवाल नहीं है। देखिए एक प्रथम पद कहलाता है, n के मतलब माने कि जो पद निकालना है, n के मतलब जो पद निकालना उसको संख्या है एक, उसमें से एक कम कर दीजिए। और d का मतलब पद अंतर, मतलब 2 पद के बीच में कितना अंतर है। तो इसमें कर एपी का प्रथम पद a है और पद अंतर जो है d है। nवां पद निम्नलिखित में से होगा, nवां पद tnवां पद के nवां पद, देखिए ये सूत्र ही आपको मिल जाएगा। देखिए कौन मिल रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही आपको आंसर हो जाएगा। देखिए 22 सवाल बहुत ही हल्का सवाल है जो आपको दिया गया है कि 2 7 12 डैश 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 डैश। अब इसका कह रहे 10वां पद ज्ञात है। देखिए कभी भी 10वां पद ज्ञात करना, n के मान यहाँ पे हम लोग ऊपर वाला में सवाल में देखे हैं, तो n के मान आप लोग को सूत्र यही दिया था। देखिए 10वां पद निकालना है तो a प्लस, और देखिए n माइनस 1, तो 10 में से घटाएंगे कितना होगा, 9। हमेशा 9d लिख दीजिए, वो कम कर लिख दीजिएगा। और a के मान 2 प्लस, और d के मान कितना हो जाएगा, d के 7 मिले 2 घट गया, कितना हो जाएगा, तो 7 मिले 2 घट जाएगा तो आपको 5 आएगा। तो कहने करते d के मान का हो जाएगा, 2 को पद में अंतर घटा दीजिए, 9 गुणे 5, 9 5 45 या 45 2 47, आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस क्लियर।
इसी तरह आप लोग नेक्स्ट सवाल है, आप लोग 23 सवाल है, AP 10 7 4 दिया है, आपको कह रहा है तीसरा पद ज्ञात करें। देखिए तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग ए लिखेंगे, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे और प्लस, और 30 में से एक घटा देंगे, 29 हो जाएगा, 29T। अब हम लोग देखिए ए के मतलब जो शुरू में पद है, शुरू में दिया है 10 अब प्लस, और आप लोग को जो स्वर अंतर है 10, देखिए 7 में ले 10 घटाएंगे तो -3 आएगा, 29 गुणे -3 इस तरह आएगा। देखिए 10 तो आपको हो गया, 29 से 3 से गुणा कर 29 27 के साथ हाथ में लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। देखिए आप लोग को कितना आ रहा है, 29 27 के साथ हाथ में लगा 2 और 3 दूनी 6 6 2 8 87 आ गया। 87 में 10 घटाएंगे तो कितना आता है 77। वो 77 क्या होगा माइनस में, आप ऑप्शन में देखिए 77 माइनस कहाँ दिया है आपको, सी ऑप्शन में दिया है, आपको आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। AP के ये पद दिया है, इसमें कौन आंसर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग। 11वां पद आपको पूछा हुआ है, तो देखिए आप देखिए आप लोग 11वां पद पूछा गया है, तो 11वां पद कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। A प्लस 11वां का 10D, A का मान कितना रखेंगे -3 प्लस 10, D के मान कितना रखेंगे, देखिए एक में से इसको घटाएंगे आप लोग, D के मान कुछ नहीं करना, -1/2 में और घटा दीजिए कितना +3 क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 होता है और -1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 6 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 5/2, सब में यहाँ पर 5/2 कर देंगे, तो उसे घटाएंगे 5 में 50 25 -3, यहाँ पर 25 हो गया, प्लस में 25 में 3 घटेगा, आपको आएगा 22। आपको आंसर क्या होगा बॉय। आप सूत्र पर बनाकर निकालिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके बाद AP के इनवा पद आपको ज्ञात करना है। AP के इनवा पद, तो AP के इनवा पद क्या है, दूसरा पद क्या होगा उसके बारे में ज्ञात करना है। तो AP के इनवा पद निकालना है, दूसरा पद। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल दिया है तो आपको कुछ नहीं, मानी कि यहाँ पर पद दिया है, कह रहा है कि TN बराबर जो है 5N - 3 दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, दूसरा पद ज्ञात करना है। यहाँ पर 5 गुणे 2 - 3 कर देना है, तो 5 गुणे 10, 10 में 3 घट गया 7, आपको आंसर हो जाएगा C। आप इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एक ABC में D समानांतर BC है और AD में देखिए एक ABC बनाइए, जैसे कि मान के चला जाए एक त्रिभुज की रचना हम ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, त्रिभुज की रचना कर दिए। एक त्रिभुज की हम रचना कर दिए, इसको कर रहे हैं नामकरण कर दीजिए ABC। इसमें कह रहा है कि D के समानांतर BC के समानांतर D एक रेखा खींच देंगे बीच में, ये हो गया आप लोग को D, इधर यहाँ पर हो गया E। तो इस तरह हम लोग चित्र खींच लेते हैं। तो खींचने के बाद कह रहा है कि इसमें AD बराबर जो है ऊपर वाला जो दिया है 2 दिया है,
और AD बराबर 2 दिया है, DB बराबर कितना दिया है, DB बराबर 6 दिया है, DB बराबर नीचे इसका जो है ये भाग 6 दिया है। तो कह रहा है कि AE बराबर 3 है, AE बराबर यहाँ पर दिया है 3, और तो आपको पूछ रहा है AC के मान को, देखिए सीधे यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, तो AC का मान आप लोग को बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थेल्सपन में कहता है कि दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे, मतलब 2 बटे में जब 6 दिया है वो बराबर होंगे 3 बटे में, यहाँ पे EC का मान नहीं दिया, हम अपने से x मान लेते हैं। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, x ऊपर है, ऊपर ले जाइए, पहले 2 3 6 कटा लीजिए, और x ऊपर है, ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो x बटे में 3 आएगा, ये 3 बटे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा होगा तो x के मान कितना होगा, 3 के 9 होगा, कितना होगा 9, तो 9 हो जाएगा, तिरछा जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो जब गुणा 9 हो गया, आपको पूछा है इसका मान नीचे के हम निकाल लिए 9, तो 9 3 कितना हो गया 12, टोटल मान आपको कितना आ गया, AC का मान टोटल कितना हो गया 12 हो गया। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, आगे सवाल है जो यहाँ पर भी एक सवाल वही सवाल दिया है जो सेम टू सेम है। देखिए ये इस चित्र को हम नीचे बना रहे हैं थोड़ा सा, देखिए एक वो चित्र होगा ये वाला, आप लोग को ABC कर रहा है, ABC कर रहा है कि D समानांतर है, जिससे कि D यहाँ पर E होगी। अब कह रहा है कि AD बटे में DB, मतलब कहने का अर्थ है AD कौन ऊपर है, DB कौन नीचे है, माने कि ऊपर 2 भाग में है, नीचे 3 भाग में है, इस तरह समझिए। और AE प्लस EC क्या है, अरे थेल्सपन में कहता है दोनों का अनुपात बराबर होता है, आपको जितना दिया है 2 बटे में 3, तो वही आपको 2 बटे में 3 होगा, आंसर होगा, आपको C हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर। अब इसके बाद एक और सवाल पूछा गया नीचे, देखिए नीचे सवाल जो है ABC में यही सवाल दिया है। देखिए ABC में तो कह रहा है कि आपको कैसे सवाल होगा, देखिए आप इसको इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि ये समानांतर है, जैसे कि एक त्रिभुज खींच लिए आप लोग, तो जैसे कि एक त्रिभुज की रचना कर लिए इस तरह, ये रचना हो गई त्रिभुज के। अब त्रिभुज की रचना में बीच में एक पाई खींच दिए, ऊपर वाला A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D और ये E हो गया, अब E हो गया। अब ध्यान से समझिए, AD के मान दिया है x, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे दिया है DB के मान x - 2, यहाँ पे x - 2 ये दे दिया। अब यहाँ पे दे दे AE के यहाँ पर जो बीच में मान है इसको दिया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम बगल में, तो दिया है x - 2, AE बराबर x + 2, मतलब ये पूरा के मान जो दिया है x + 1। तो ऐसे कंडीशन में हम एक ही अनुपात लाने की खातिर एक काम करते हैं, ऑप्शन बैठा के चेक लेते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 0 हो जाएगा, पहले नहीं होगा, यहाँ पे 3 रखिए, 3 हो गया, नीचे 3 रखेंगे, 3 में 2 बटे 3 अनुपात में लगेगा, इधर देखिए 3 रखेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, इधर 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी नहीं बटेगा। अब 4 रख के देख लीजिए, 4 रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे, 4 में 2 2 करते हैं, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसमें 4 रखते हैं, 4 2 6, इसमें 4 रखेंगे, 3 3 6, आपको ऑप्शन क्या होगा, 4 ही होगा। तो आप अनुपात को बैठाकर भी, मान को बैठाकर भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल में आते हैं, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, भुजा का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर होता है तो 4 के स्क्वायर कर देना है और 9 के स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो कहने का अर्थ है 4 का स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81। इसमें 16, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है लास्ट में,
ये 16:81, ये मिस्टेक कर दिया है। तो आपको ऑप्शन या तो डी हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि 81 मिस्टेक हो। देखिए 9 का स्क्वायर 81 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। वाला को लॉन्ग मान लिए पी, नीचे वाला को बी मान लिए। तो देख रहे हैं इसमें एच नहीं है, एच निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। तो देखेंगे साइन पूछा है, साइन बराबर का होता है लंब बटे में। पहले हम और इसको ऑप्शन पे भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, हम इसको ऑप्शन पे भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जा रहा है। देखिए tan है, tan बराबर होता है साइन बटे में कोस। इसका मतलब साइन के मान ऊपर वाला होगा, कोस के मान नीचे वाला होगा। तो साइन जो होगा जिसमें 8 ऊपर होगा वही आंसर हो सकता है। ऑप्शन क्या है, बी। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप लोग क्लियर कर सकते हैं, आपको कभी भी गलती नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, याद कर लीजिएगा। tan π/2, π/2 का मतलब आप लोग परीक्षा में कंफ्यूज होइएगा था, पाई का मान 180/2 कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, आप लोग को आ जाएगा 90। आप लोग को tan 90 डिग्री के मान क्या होता है, इसका मान क्या होगा। देखिए π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो sin 45 का मान और cos 45 का मान आप लोग का होता है बराबर होता है, और इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बॉय होगा। sec स्क्वायर -1, तो sec स्क्वायर -1 जो होता है tan थीटा का सूत्र है, आप लोग का ऑप्शन होगा सी। चलिए देखिए अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त होता है उसका कोण क्या होता है। अर्धवृत्त के देखिए अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक पूरा वृत्त हो गया इस पर कोण, तो उसका अर्धवृत्त है तो आधा हो गया, मान के चलिए ये भाग से इससे अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, इस अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। तो व्यास होता है, व्यास से बना हुआ कोण का होता है 90 डिग्री होता है। तो यदि समानांतर चतुर्भुज किसी सभी देखिए करे, यदि समानांतर चतुर्भुज किसी सभी भुजाओं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या हो सकता है, तो कहने के अर्थ है सभी भुजा अगर सम्मिलित कर रहा है तो वह वर्ग हो सकता है, सम चतुर्भुज। तो पहले वर्ग होगा आपको आंसर, इसमें आंसर क्या होगा, वर्ग। बाय स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है। कह रहा है कि दो वृत्त है, उपनिष्ठ है, दो वृत्त है, उपनिष्ठ है। तो कह रहा है कि उपनिष्ठ है, उपनिष्ठ किसको कहा जाता है, दो वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है की संख्या कितनी हो सकती है। मान के दो वृत्त है आपस में प्रतिष्ठित है, इसको दो ही स्पष्ट दो ही होता है। जैसे कि मान के चलिए